नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, जो एक अभी नई पार्टी है, जिसका उद्देश्य ही हिंदुस्तान की राजनीति को पाक साफ करना है, जो एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के जिस पार्टी का गठन हुआ है, जो समाज से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जातिवाद को उखाड़ फेंकने के लिए, देश में वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित कराने का जिम्मा लेकर के आपके बीच आई हुई है। और आप देख ही रहे हैं, हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने 2022 के लोकतंत्र के महापर्व जो 5 राज्यों में होने हैं, इसकी अधिसूचना जारी कर दी और आचार संहिता, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। यह एक बहुत ही गर्व का पल है कि अब ये जो राजनीतिक पार्टियां, जो सत्ताधारी पार्टी, जो पिछले 5 वर्षों तक विकास कार्यों पर मौन रहती हैं, वो जब चुनाव नज़दीक आ जाता है, 1 महीना 2 महीना रह जाता है, तो जिस प्रकार चुनावी शिलान्यास चालू हो जाते हैं, उद्घाटन चालू हो जाते हैं, घोषणाएं चालू हो जाती हैं लालीपाप की तरह, उन पर अब विराम लग गया। दोस्तों, मैं कई बार चुनाव आयोग से इस बात की मांग कर चुका कि कम से कम चुनाव से 6 महीने पहले किसी प्रकार की घोषणाएं सरकारी करने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे पहली बात तो यह होता है कि जो विकास कार्य चुनाव आने की प्रतीक्षा में रुका रहता है, वह पहले हो जाएगा। दूसरी, इन चुनावी घोषणा पत्रों की आड़ में जनता को गुमराह करने से बचाया जा सकता है, क्योंकि सत्ता में कोई भी पार्टी हो, मैं किसी आज की मौजूदा पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां जहां राज्य करती हैं, इन सबका यही हथकंडा है कि वह 5 साल तक शांत बैठती हैं, सिर्फ अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करती हैं। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ जाता है, चुनाव में महीने 2 महीने 3 महीने बचते हैं, तो सरकारी खजाने की झोलियां का मुंह खोल दिया जाता है और चुनावी घोषणा पत्र चालू हो जाते हैं, जो कि गलत है। अर्थात इन पार्टियों का, इन राजनीतिक पार्टियों का, इन सत्ताधारी पार्टियों का सिर्फ एक ही ध्येय रहता है कि किसी प्रकार भी जनता को गुमराह कर सत्ता पर काबिज होने के लिए इन्हें प्रलोभन दे करके वोट बैंक अपना मजबूत किया जाए। और आप देख ही रहे हैं, जिस प्रकार 4.5 साल तक हमारे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही, अयोध्या में दीप जलाती रही, वहाँ दीप जलाती रही, मैं कह रहा हूँ मंदिर बन गया। यह हम हिंदुओं के लिए, हम पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए खुशी का बात है। हमारे हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने मंदिर का खुलकर स्वागत किया। लेकिन जिस प्रकार हमारी सत्ताधारी पार्टी ने इसका राजनीतिक समीकरण तय किया था, वह चिंता का विषय था। खैर, अब वो नहीं हो सकता है, यह खुशी की बात है, क्योंकि अब आचार संहिता हमारे प्रदेश में लागू हो गया है। तो दोस्तों, मैं आज के लाइव के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव आयोग ने इस कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश और अन्य 5 राज्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी की है और 15 जनवरी तक चुनाव जनसभाओं, रैलियों, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा पर रोक लगाई है। यह बहुत ही काबिले तारीफ कदम है। और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार मीडिया के द्वारा लोगों को जनसंपर्क करने, अपनी बात पहुंचाने, अपने प्रचार की अनुमति दी है, उसमें एक बात मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं। इन कदमों में बड़ी पार्टियों को तो उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, उनके पास हर प्रकार के संसाधन मौजूद है, पैसा मजबूत है, हर प्रकार के वाहन मौजूद हैं, हर प्रकार के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं, जो अपना प्रचार कर लेंगी। किन छोटी पार्टियां जो सिर्फ इस उद्देश्य से इस चुनाव में आती हैं
कि जिनका उद्देश्य होता है कि वह जमीनी स्तर से सुधार ला सकें। अर्थात मैं अपनी भारतीय सर्वधर्म पार्टी की बात करता हूं। मैंने पहले ही बताया, भारतीय सर्वधर्म पार्टी का उद्देश्य है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक उच्च शिक्षा से शिक्षित हो, हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने अधिकारों को सम्मान पूर्वक प्राप्त करे, हिंदुस्तान का हर नागरिक को अच्छी गुणवत्तापरक चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त मुहैया हो, हिंदुस्तान के हर नागरिक को रोजगार गारंटी योजना के तहत उसे रोजगार दिलाया जाए। मेरे दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना कहना है। तो ऐसी हमारी जैसी छोटी पार्टियां जिनके पास ना तो संसाधन है, ना तो अभी लोग हैं, और ना ही सरकारी संस्थान, सरकारी विभाग इनका किसी प्रकार का कोई ध्यान देते हैं, अर्थात किसी प्रकार की सहूलियत उत्पन्न कराते हैं। कोई भी इन छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त कर समाज को, प्रदेश को, देश को एक प्रेम भाईचारे की भावना में पिरो करके हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर, विश्व मानस पटल पर एक उभरते हुए सितारे के रूप में विश्वगुरु बनाने का मकसद होता है। ऐसी राजनीतिक पार्टियां को इस चुनाव में ही क्या, आने वाले अब जितने भी चुनाव हमारे देश में होते हैं या होंगे, उचित संसाधनों के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में, सरकारी विभागों की अनदेखी के अभाव में ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हमारे और आपके, हमारे जनता की, हमारे मतदाताओं की एक जो सोच है, इन राजनीतिक पार्टियों ने उसे कुंद करके रख दिया है। उसे अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर वह देखने ही नहीं देते हैं। उदाहरण मैं आपको दूंगा, यह जो मौजूदा सरकार है और इससे पहले की सरकार है, जो यह फ्री के संसाधन हमें और आपको उपलब्ध कराते हैं, उनका सीधा सा एक मकसद होता है, हमें दिमागी रूप से अपाहिज बनाना, हमें हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे अंतर मन को यह पूरी तरह से खड़े नहीं होने देना चाहते हैं। यह हमें एक छोटे से दायरे में सीमित कर देने के उद्देश्य से यह फ्री के घोषणे करते हैं। अगर मेरे दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपने देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से, अपने प्रदेश की जनता से यह पूछना चाहती है कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छी शिक्षा से उज्जवल होगा या 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, 1 किलो नमक और 1 किलो पाम ऑयल से होगा। मेरे दोस्तों, अगर हमारी सरकारें हमारे बच्चों के भविष्य को वाकई उज्जवल बनाना चाहती हैं तो उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा यही कहते थे, किसी भी देश का विकास तभी संभव है, किसी भी देश के लोगों का जीवन खुशहाल तभी होगा जब उस देश में न्याय, शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से मुफ्त हो। बाकी कुछ भी मुफ्त नहीं होना चाहिए। तब जाकर के उस विकास को, उस देश के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन हमारी यह सरकारें, हमारी यह राजनीतिक पार्टियां जो आज हमारे और आपको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखती हैं, वह हमें क्षणिक लाभ दे करके आज उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सत्ता में है, लेकिन अफसोस उनके पद चिन्हों पर न चल करके आज हमारी सरकार जिस प्रकार की वैमनस्यता पूर्वक राजनीति कर रही है, हर बात में राजनीति कर रही है, वह चिंता का विषय। वह शिक्षा पे बात नहीं कर रही है, चिकित्सा पे बात नहीं कर रही है, न्याय लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस पर बात नहीं कर रही है, रोजगार पर बात नहीं कर रही है, बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए वह कोई बात नहीं कर रही है। हमारे और आपको
बस से हमारे और आपकी हैसियत से शिक्षा और चिकित्सा दूर होती चली जा रही है। वह इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। वह बात कर रही है तो आपको 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल। कोरोना काल में मैंने 2 करोड़ परिवारों को, 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराया, लेकिन वह इस पर बात नहीं कर रही है। कोरोना काल में हमारे और आपके बच्चे जो पिछले 3 वर्षों से लगभग 19-20 में तो बच्चे स्कूल गए, 20-21 में नहीं गए, 21-22 में भी हमारे बच्चे लगता है स्कूल नहीं जा पाएंगे। इससे जो नुकसान हो रहा है हमारे बच्चों का, इस पर कोई पार्टी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऑनलाइन क्लासों का हवाला दे करके हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास मेरे दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे बहुत से लोग हैं मजबूरी बस ऑनलाइन क्लास उन्हें कराना ही होगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम जो है वह हमारे बच्चों के मानस पटल पर कितना पड़ रहा है। इनसे राजनीतिक पार्टियों का कोई सरोकार नहीं है, आप जानते ही हैं मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। लेकिन फिर भी मैं साफ करना चाहूँगा, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब आप मोबाइल में जैसे नेट खोलते हैं उस पर आने वाली सामग्री देख करके आप यही कोशिश करते हैं जल्दी से इसका बटन बंद किया जाए। तो आप सोचिए, जब वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर आपसे मोबाइल लेंगे और नेट ऑन करेंगे तो उनका पहला सामग्री उस पर क्या होगा, इस बात को आप सोचिए। उनके मानस पटल पर वह क्या छाप छोड़ेगा। और यही कारण है कि हमारे देश का युवा भारतीय संस्कृति को भूलता चला जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है। और हमारी सरकार भारतवर्ष को भारतीय संस्कृति की दुहाई दे रही है, मंदिर मस्जिद की दुहाई दे रही है, राम के पद चिन्हों का हवाला दे रही है। क्या यही हमारा राम राज्य है कि हम अपने भारत की भारतीय संस्कृति को धूमिल कर करके वेस्टर्न कल्चर को, पश्चिमी सभ्यता को अपने ऊपर हावी करें। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे आप पार्टी हित से अलग हटकर सोचिएगा, देश हित को सर्वोपरि मानकर सोचिएगा कि मेरा कहने का तात्पर्य सही है या गलत। हमारा पहले यह देश है तब हम हैं, और हम हैं तो देश है। इस आशय को, इस बात को अपने दिमाग में बिठा करके इस बात को जरूर सोचिएगा मेरे दोस्तों कि पहला कर्तव्य हमारा देश के प्रति है, पार्टी के प्रति नहीं है। अगर हमारी सरकार शिक्षा पर, मैं गारंटी से आपसे कहता हूं, केवल भारतीय सर्वधर्म पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समस्त देशवासियों को मुफ्त शिक्षा की बात कर रही है, मुफ्त चिकित्सा की बात कर रही है। और कोई भी पार्टी आप पूछ लीजिए, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा की अगर कोई बात कर रही हो तो मैं आज अभी से अपनी पार्टी को चुनाव आयोग से कैंसिल कराने का एप्लीकेशन दे दूंगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि शिक्षा और चिकित्सा पर यह राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां सिर्फ हमें गुमराह कर रही हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको लैपटॉप देंगे और उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में हम बच्चों को भेजेंगे, अर्थात वह विदेशों को मजबूत उन्हें करना है। हमारी मौजूदा सरकार का कहना है कि हम लड़कियों की शिक्षा को मुफ्त करेंगे, अर्थात लड़कों की शिक्षा से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। यह सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण के तहत ऐसा बोला जा रहा है। कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है, कोई लैपटॉप देने की बात कर रहा है, कोई टैबलेट देने की बात कर रहा है, कोई स्कूल बैग देने की बात कर रहा है, लेकिन फ्री शिक्षा देने की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं पिछले 10 वर्षों से मेरे दोस्तों फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के हर निजी शिक्षण संस्थान का राष्ट्रीयकरण कराने की मांग करता चला आया हूं। भारत सरकार से अपील करता चला आया हूं पिछले 10 वर्षों से कि हमें हमारे देश में फ्री कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो हमारे बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क हो। और जिस दिन शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क हो जाएगी उस दिन में हमारे देश को विश्व गुरु बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है, हमारा देश विश्व का अभी सबसे युवा देश है, लेकिन शिक्षा के मामले में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। IIM, IIT जैसी शिक्षा नहीं मिल पा रही है क्योंकि शिक्षा को कुछ चुनिंदा संस्थानों ने अपने यहाँ कैद करके रख रखा है।
अर्थात ये बड़े बड़े जो माफियाओं के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में शिक्षा के मंदिर को कैद करके रखा गया, ला मार्टिनियर, सीनियर, डीपीएस, एलपीएस जैसे कैथेड्रल जैसे मिशनरी स्कूलों में, वहां हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाने की सोच कर नहीं सकते हैं, उन्हें शिक्षा दिलाने की तो बात ही छोड़िए। तो मेरा, हमारी पार्टी का, भारतीय सर्वधर्म पार्टी जो आपकी अपनी पार्टी है, वह सिर्फ इतना चाहती है मेरे दोस्तों कि इस चुनाव में तो हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि सच्चाई से मैं भागता नहीं हूं मेरे दोस्तों, सच का सामना करता हूं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। और यही है, सच्चाई से लड़ने की क्षमता हमारी है, आपका प्यार और आशीर्वाद है कि 10 वर्षों में गृह मंत्री तक से लड़ने के बावजूद, लखनऊ के 3 जिला अधिकारियों से 2 4 बातें करने के बावजूद, लड़ाई लड़ने के बाद भी मैं आज भी आपके आशीर्वाद से यह संघर्ष जारी रखा हूं। कोई हमारा कुछ नहीं कर पाया, आपका प्यार और आशीर्वाद है, सिर्फ सच्चाई की राह पे चलने का। और यह कहा गया है हमेशा सच की विजय होती है। सच के रास्ते कटीले होते हैं, कठिन होते हैं, पथरीले होते हैं, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इन्हीं हौसले और विश्वास से मेरे दोस्तों मैं भारतीय सर्वधर्म पार्टी बना करके आपके बीच आया हूं। और मैं आपसे बस इतना प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि इस उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर जब भी आप अपना मत डालने जाइएगा, अपना वोट डालने जाइएगा, अपने लोकतंत्र का सबसे पावरफुल प्रहार करने जाइएगा, तो इस बात को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि आपके बच्चों को, आपके बच्चों के भविष्य को, आपके देश को उज्जवल, ताकतवर, विश्वगुरु या 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा संपन्न बनाएगा, या फिर आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, न्याय और रोजगार गारंटी योजना से हम अपने देश को विश्वगुरु बना सकते हैं, अपने देश के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा अपने जेहन में, तब जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करिएगा, क्योंकि यह देश आपका है मेरे भाइयों। और इस देश के विकास के लिए सभी 135 करोड़ हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं मेरे दोस्तों, 135 करोड़ हिंदुस्तानी, 135 करोड़ भारतीयों का बराबर का योगदान है। सभी के कर्तव्य बराबर है मेरे दोस्तों। आप देख ही रहे हैं कि जब से अटल जी का राज गया है, तब से राजनीति सेवा भाव न होकर के वैमनस्यता का एक अखाड़ा बन गया है। इंसानियत की कोई बात ही नहीं कर रहा है, मानवता की कोई बात ही नहीं कर रहा है, भारतीय संस्कृति की कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ बातें हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने की। आज राजनीति में धर्म का बोलबाला है। आज राजनीति से वास्तविक मुद्दे नदारद हैं। जिस महंगाई के नाम पर यह भाजपा 2014 में सत्ता में आई, आज महंगाई उसका 4 गुना चरम पर है। लेकिन यही सत्ता पार्टी जो महंगाई की दुहाई देती थी, आज महंगाई पर खामोश है। हम 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, 1 किलो सरसों पाम ऑयल और 1 किलो नमक पे आते हैं। या मुश्किल से सब मिलाकर के हर महीने में, इस बार चुनाव को देखते हुए महीने में 2 बार फ्री राशन दिया जा रहा है। अगर सभी का आकलन करें तो 500 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं हो रहा है। लेकिन जब यही आप बाजार में सरसों का तेल खरीदने जा रहे हैं तो 70 रुपए किलो का वाला सरसों का तेल आज हम 200 रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि यही जो 500 रुपए महीने में दे रहे हैं वो 5000 रुपए आप ही से वसूला जा रहा है। यह जो अब जीएसटी में संशोधन हुआ है, 100 रुपए के अंडर गारमेंट पर भी जो 12% की जीएसटी सरकार ने लगाई है, इसीलिए लगाई है क्योंकि यह 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल जो आप आज ले रहे हैं और यह मरते दम तक आप टैक्स के रूप में चुकाते रहेंगे। पहले 1000 रुपए से नीचे के अंडर गारमेंट्स पर, फुटवियर पर कोई जीएसटी नहीं थी, लेकिन अब 100 रुपए का अंडरवियर लेने जाएंगे, बनियान लेने जाएंगे तो आपको 12 रुपए जीएसटी उस पर पे करना होगा। इसलिए करना होगा
क्योंकि यह जो आप फ्री का राशन आप जो ले रहे हैं, यह चुकाना तो हम ही और आपको है। और ये जो जीएसटी है मेरे दोस्तों, अंबानी नहीं चुकाएंगे, एमपी एमएलए नहीं चुकाएंगे, मंत्री मिनिस्टर नहीं चुकाएंगे, मैन्युफैक्चरर कंपनियां नहीं चुकाएंगी मेरे दोस्तों। चुकाना हमें और आपको है, जो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम अपने आलू को बेच करके लाएंगे या फिर अपने घर को बेच करके लाएंगे। अगर सरसों का तेल खरीद रहे हैं, 100 रुपए का अंडरवियर खरीद रहे हैं, तो 12 रुपए चुकाना हमें आपको है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर कंपनियां सामान का प्रोडक्ट बनाई, उसका कीमत निर्धारित की, बनियान बनाया, बनियान का कीमत निर्धारित हुआ 100 रुपए, उस पर 12 रुपए और ऐड कर दिया जीएसटी, यानी 112 रुपए हो गया। तो 12 रुपए उन्हें नहीं देना है, वो 12 रुपए आपको देना है। आपके घर में बहन बेटी की शादी है, जेवर खरीदना है, संसाधन खरीदने हैं, अन्य सामान खरीदना है, तो जीएसटी आपको चुकाना है। चाहे वो खेत बेचकर चुकाइए, चाहे वह किसी अन्य माध्यम से चुकाइए मेरे दोस्तों।